बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 24/9। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी और मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सीमन, आपको गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और अक्सर ये रास्ते में जब ये मेरी चेयर आती है ना, तो मुझे कभी इस तरह मैं वही परेशान हो गई कि मैं तो कैमरे में देख रही हूँ, अबूजर कहाँ रह गए। रास्ता बनाना पड़ता है। और साथ साथ जिस तरह से आज मंडे है, उम्मीद करते हैं कि वीकेंड आपका बड़ा अच्छा गुजरा होगा, लेकिन घर पर गुजरा होगा। और आज से कुछ चेंजेस आ रही हैं। सिंध हुकूमत ने फैसले किए हैं कि ग्रेजुअली जिस तरह से लॉकडाउन को ईज डाउन किया जा रहा है, तो वहीं पर उन्होंने शेड्यूल बना दिया गया है। 2-2 दिन के लिए दुकानें और दफातर डिफरेंट कारोबार खोले जाएंगे। लेकिन आपकी उम्मीदों में मैं थोड़ा सा पानी फेर दूं कि लोग अब इजी हो गए हैं। लोगों ने घरों पर टाइम स्पेंड नहीं किया। 2-4 दिन करें। लाहौर में, पंजाब में, इनफैक्ट ऑल ओवर पाकिस्तान से जो खबरें आ रही थी वो यही आ रही थी कि लोग अब बाहर निकल रहे हैं। लोग कोरोना को उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे। खुदारा केसेस की तादाद बढ़ रही है, इस चीज को इग्नोर मत कीजिए। आपकी सेफ्टी आपके अपने हाथ में है। और अगर आप गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर जाना तर्क नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ान आ रहा है, उससे कबल जो है हम इस पर भरपूर तरीके से एहतियात कर लें, क्योंकि जिस तरह से ये वक्त गुजर रहा है और आइंदा चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें। चाहे लॉकडाउन आपको लग रहा है कि लोग इर्द गिर्द के फॉलो नहीं करें, लेकिन आप अपना काम जरूर कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। बिल्कुल। इसी के साथ टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध में कारोबार खोलने से मुतालिक SOP जारी। पीर मंगल को तामीराती शोबा, ऑटोमोबाइल, बुध जुमेरात को जूलर्स, कपड़े की दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और जुमा हफ्ता को इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल शॉप्स खुलेंगे। सिंध हुकूमत की टाइगर फोर्स में शमूलियत का मामला उलझ गया। उस्मान डार सिंध हुकूमत के मशहूर इम्तियाज शेख का टाइगर फोर्स में शमूलियत की नोटिफिकेशन से इजहार लाताल्लुक। पाकिस्तान में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 1868 हो गई। हलाकतों की तादाद 159, जबकि कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6312 है। पाकिस्तान में पेट्रोल 26 रुपये सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 70 रुपये 25 पैसे फी लीटर हो सकती है। और कौन 20 साल की उम्र में कैसा था, हम बताएंगे। #me@20। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करेंगे। और सबसे पहले तो कोरोना के केसेस के हवाले से बात कर लेते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में अबूजर केसेस की तादाद बढ़ रही है और अभी एक्टिव जो केसेस की तादाद है वो 6312 है, जबकि अगर टोटल तादाद बात की जाए जो अब तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें से सेहतयाब भी हो चुके हैं वो है 8411। और इसके साथ अमवात का अगर जिक्र करें तो 168 अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज जो है काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई, अब तक ज़्यादा अमवात हुई, 24 अमवात हुई। तो अभी तक इसका मतलब ये है कि आपने ईज डाउन नहीं होना। आप लोग अभी इसको ईजी मत लें, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मजीद केसेस भी सामने आ सकते हैं। तो इसीलिए जिस तरह से हम आगाज़ में जिक्र कर रहे थे कि अभी ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों को कि कोरोना जो है ईज डाउन हो गया, लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते रहेंगे ये मामला मजीद बिगड़ भी सकता है। इसकी सिर्फ एक ही जो है इसके साथ एक ही चीज़ से मशरूत है कि अगर आप एहतियात करते हैं, अगर आप लॉकडाउन जो है उसको फॉलो करते हैं। और जैसे कि हम लोग जिक्र कर रहे थे, कहीं पर अगर ईज डाउन है, कहीं पर जुज़वी है, कहीं पर शेड्यूल दिया गया है, उसको भी आप अगर सही तरीके से फॉलो करें तो मेरे ख्याल में मामला देखिए। गवर्नमेंट मतलब जिसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंककि वो मुआशी परेशानी भी देख रही है और हेल्थ की जो कोरोना से रिलेटेड परेशानी है वो भी देख रही है। अब टोटल केसेस अगर बढ़ते जा रहे हैं, सिंध में आप देखिए 2537 हो गए, पंजाब में 3822, बलूचिस्तान में 432, KPK में अभी तक के केसेस 1137 हैं, इस्लामाबाद में 171, गिलगित बल्तिस्तान में 263 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 49 केसेस। तो केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर जब कारोबारी तबका जो है वो परेशान होता है, मुआशी सूरत हाल गवर्नमेंट के सामने आती है, तो गवर्नमेंट ये डिसीजंस लेती है। लेकिन फिर वही बात कि आपने डिसाइड करना है कि घरों से निकलना कब जरूरी है और कब गैर जरूरी। गैर जरूरी तौर पर घरों से खुदारा बाहर मत निकलिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो वहीं पर जो रिकवर केसेस हैं उनकी तादाद भी इजाफा हो रहा है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरे रिकवरी केसेस ज़्यादा
हों और नए पेशेंट्स कम हों, यही हमारी कामयाबी होगी, यही हमारी इंशाल्लाह जीत होगी। तो इसके लिए आप सबका जो ताउन है वो बहुत ज़रूरी है। हुकूमत के साथ, एक दूसरे को समझाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में, दोस्तों में कोई थोड़ा सा ईजी हो रहा है तो उसे खुद समझा दें, ऐसे मत करो। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे में जहां एक तरफ हम कोरोना की जंग लड़े हैं, वहीं पर भूख, अफलास और गरीबी की जंग भी है। और पाकिस्तान का एक बड़ा तबका जो है वो इससे मुतासर हो रहा है। वो चाहे मजदूर तबका हो, वो चाहे बेरोजगार तबका हो, वो चाहे ऐसे लोग हों जिनके घरों में 2 वक्त की रोटी भी नहीं। और हुकूमत ने जब एक डिसीजन लिया और एक एहसास करके एहसास प्रोग्राम अनाउंस किया तो उसमें रिलीफ दिया गया। गरीबों के लिए रिलीफ अनाउंस किया गया कि 12,000 पर फैमिली जो है वो दिया जाएगा ऑल ओवर पाकिस्तान। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या पूरी तरीके को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए एक फोर्स अनाउंस की गई, टाइगर फोर्स। टाइगर फोर्स जो है वो घर घर जाएगी, चाहे वो अवेयरनेस फैलानी हो, चाहे वो राशन देने हो या जिसे कहते हैं ना मैन पावर बढ़ाने के लिए, ये पूरी की पूरी फोर्स जो है वो तश्कील की। इसमें ये मामला ये हुआ कि एक जानिब तो आप इमदाद कैश दे रहे हैं, साथ दूसरी जगह पे यहाँ पर ये मामला था कि वॉलंटियर्स चाहिए थे गवर्नमेंट को, क्योंकि कहीं पर राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहीं पर क्वारंटीन इलाका कर दिया गया, अगर सील कर दिया गया इलाके को तो उधर खाना पीना हर चीज़ पहुँचाना, वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए तमाम जो चीज़ें ज़रूरी भेजने के लिए वॉलंटियर्स चाहिए। तो ये कि फैसला किया गया, उसमें अब तक 10 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स जो है उसमें शिरकत कर चुके हैं, मतलब रजिस्टर करवा चुके हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक स्टाफ भी है। इसके साथ साथ बिल्कुल हमने भी करवाने के लिए जो है अप्लाई कर दिया हुआ है। तो अब ये देखिए कि अब हमें रिप्लाई कब तक आता है, और ये भी आहिस्ता आहिस्ता, ये कोई एक दिन में शुरू नहीं हो जाना। इसके लिए ये इन्होंने कहा है कि अगर आप रजिस्टर करवा देते हैं, मतलब अप्लाई कर दिया, उसके बाद काफी दिन आपको भी जब भी आपकी जरूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा। बेसिकली सिर्फ डाटा और उन जो भी वॉलंटियर्स हैं उनका नंबर और जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने पास रख ली है, जिस इलाके में जब भी जरूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा। अब ऐसे में सिंध और विफाक की जब हर चीज में टसल चल रही है तो इस चीज के ऊपर भी कहते हैं कि सियासत को क्वारंटीन नहीं किया गया, और इस पर भी मामला की जा रही है। और वही मामला नजर आया एक दफा फिर से कि सिंध में टाइगर फोर्स जा सकेगी, क्या फैसला हो सकेगा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने तो वहां पर नोटिफिकेशन दे दिया क्योंकि एक टाइगर फोर्स है वॉलंटियर्स की, लेकिन हुआ ये कि वहाँ की जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत, उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया। अब ये मामला अभी लटका हुआ है, देखते हैं। बड़े वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि ये एक सियासी फोर्स है और हम जो है वो किसी भी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, बगैर नस्लो रंग, बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के लोगों की मदद की जाएगी। तो टाइगर फोर्स चूंकि उन्होंने कहा कि एक सियासी फोर्स है तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्ता जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी हैं, मुआवने खसूसी नौजवाना उस्मान डार ने कहा कि सिंध हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उस पर हम मशकूर हैं कि वो टाइगर फोर्स को अपनी पूरी उन तमाम एक्टिविटीज का हिस्सा बनाएंगे। अब उस्मान डार का इस हवाले से कहना क्या है ये हम जानेंगे उनसे। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये टाइगर फोर्स क्या काम करेगी, कब से शुरू होगी, थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा इसकी। देखिए जी, 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के बहादुर नौजवान टाइगर फोर्स में रजिस्टर हो चुके हैं और हमारी कोशिश है कि नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में इनको जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं। पहले फ़ेज़ में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स 17,000 के करीब रजिस्टर हुए हैं, उनको इंशाल्लाह ताला हम तमाम सूबों में जहाँ जहाँ से इनका ताल्लुक़ है वहाँ जिम्मेदारियाँ देंगे। 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं इनको सबसे पहले एक्टिव करने जा रहे हैं। ट्रैकिंग और टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन का जो एक प्रोसेस शुरू होगा उसमें मैं समझता हूँ ये हेल्थ वर्कर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकेंगे। उसके अलावा 8-1-7-1 एहसास की जो बात की जा रही है वो हमारे बेरोज़गार मज़दूर जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या उन्हें मोबाइल का उनके पास बैलेंस नहीं है, ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए ये टाइगर फोर्स इंशाल्लाह ताला बड़ी सूदमंद साबित होगी। तीसरे नंबर पे राशन की जो बात की जा रही है, और आपने देखा सिंध हुकूमत ने अगले दिन ऑन रिकॉर्ड बात की है कि वो मुस्तकीन तक राशन नहीं पहुँचा पा रहे, इसलिए कि उनके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वो पावर नहीं जिसको वो ले के हर घर तक जा सके। तो 1.5 लाख के करीब जो सिंध से नौजवान रजिस्टर हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सिंध हुकूमत टाइगर फोर्स के इन नौजवानों के साथ मिलकर काम करेगी। सही। उस्मान डार साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि ये तमाम पाकिस्तान में फोर्स जो है अपना वॉलंटियर फोर्स है, लेकिन सिंध हुकूमत की अगर बात करें तो वहाँ पर ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सियासी फोर्स है। तो फिर अगर इसको सियासी फोर्स कह दिया गया तो फिर ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये फोर्स अपना काम वहाँ पर कैसे करेगी? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अगर आप कौम को नोटिफिकेशन दिखा सकें, तमाम सूबों को इसकी ज़िम्मेदारी दी है
और सूबों में अगर सिंध की आप बात करें वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं इसके फोकल पर्सन हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो आगे जो इलेक्टेड MPs हैं उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। सभी सियासी जमातों के इलेक्टेड MNA MPs इसका हिस्सा हैं, इसकी कमेटीज़ का हिस्सा हैं। और मैं समझता हूँ कि इस इशू पे, टाइगर फोर्स के इशू पे सिंध हुकूमत तकसीम का शिकार है। एक वज़ीर इनके नासिर शाह जो हैं टाइगर फोर्स के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वो वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को सहरा रहे हैं। दूसरी तरफ इम्तियाज़ शेख साहब हैं जो कहते हैं कि हम टाइगर फोर्स के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनके अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं शायद सिंध हुकूमत के, वो भी टाइगर फोर्स की वजह से सामने आ रहे हैं। ये वक्त जो है यकजहती का है। इम्तियाज़ शेख साहब ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जिससे मैं समझता हूँ कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचा। इम्तियाज़ शेख साहब का उस्मान डार साहब अपने ज़िक्र हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे भी रब्ता होगा और उनका मौक़िफ़ भी हम ज़रूर शामिल कर लेंगे। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स कोई सियासी फोर्स नहीं होगी जो ऑल ओवर पाकिस्तान में एज अ वॉलंटियर रज़ाकाराना तौर पर काम करेगी, क्या कोई ख़ास यूनिफॉर्म होगा, इसका पहचान कैसे हो सकेगी, कोई इस हवाले से कोई प्लानिंग हुई है? देखिए किसी किस्म का कोई यूनिफॉर्म नहीं है। चंद रोज़ कबल टी शर्ट्स देख रहा था, कोई टी शर्ट नहीं देने जा रहे। आवाम का टैक्स का पैसा 1 रुपया भी टाइगर फोर्स पे नहीं लगेगा। और जिस ड्रेस में भी, अगर शलवार कमीज़ या टी शर्ट पैंट शर्ट जिसमें भी टाइगर फोर्स का नौजवान काम करना चाहता है उसको काम करने का मौका दिया जाएगा। मैं आखिर में सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, सब लोगों को, कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये टाइगर फोर्स किसी भी सियासी जमात या सियासत से बालातर होकर कौमी जज्बे से काम करेगी। और इंशाअल्लाह ताला जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम एक कौम बनकर कोरोना को शिकस्त देंगे। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कि यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, लेकिन अब दूसरा मसला आता है कि डाटा आपके पास कौन सा है। एक तो डाटा वो है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें लोगों को इमदाद दी जा रही है जिसके ज़रिए अब आप कोई टाइगर फोर्स के लिए डाटा इकट्ठा करने की ज़रूरत होगी या उसी पर इन्हिसार किया जाएगा जो ऑलरेडी है मौजूद? देखिए 3 स्टेजेस पे एहसास के पैसे दिए जा रहे हैं। एक पहला जो बिस्प का डाटा था जिसमें तकरीबन 45 लाख के करीब लोग थे, उनको 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में मिल चुके हैं। दूसरा टेयर बनाया गया मौजूदा कोरोना हालात को मद्देनज़र रखते हुए, जो स्कोर कार्ड है बिस्प का उसको थोड़ा अपस्केल किया गया जिसके अंदर तकरीबन 40 लाख लोग रखे गए हैं। और तीसरा टेयर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ टाइगर फोर्स को लेके, वो 35 लाख लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में हम जा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, उनको थ्रू 817187 से रजिस्टर किया जा रहा है। और जो लोग पहले से रजिस्टर हैं वो डाटे से निकाल दिए जाएंगे। डाटा उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कोई फिगर फजिंग नहीं होगी। जो भी चाहे, जो पार्टी समझती है अगर उनके इलाके में कोई गरीब है और वो डिज़र्व करता है कि उसे 12,000 रुपये महीने के मिलने चाहिए और वो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया बनाया गया है एहसास का, उस स्कोर कार्ड को मीट करता है तो उसको मिलेंगे। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद टाइगर फोर्स जाकर PTI के जो वोटर्स हैं उनको डाटा में डाल लेगी, मैं एक दफ़ा फिर कौम को यकीन दिलाता हूँ डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा अगर ख़ुद चाहें या मैं एज उस्मान डार खुद चाहूँ, हम लोग भी एहसास प्रोग्राम में किसी को नहीं नवाज सकते, उसी को ये पैसे मिलेंगे जो हकदार है। ये ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है, मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है। और आप देख सकते हैं अभी तक जिन लोगों को पैसे मिले हैं उनमें कोई सरकारी अफसर नहीं है, उनमें कोई ऐसा शख्स अभी तक सामने नहीं आया जिसका कोई एक 4 कनाल का घर है या वो 1 एकड़ में रहता है या पेजेरो है या लैंड क्रूज़र्स है। पूरी ईमानदारी से कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि जो हकदार हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उन तक पहुंचा जाए। अगर इक्का दुक्का कोई केस सामने आ भी जाते हैं, जब 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को हम ये पैसे देने जा रहे हैं, तो मैं एक दफ़ा फिर अपील करूंगा अपोजिशन को और उन लोगों को जो फेक न्यूज़ एहसास प्रोग्राम को लेके प्रोपेगेंडा करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है और मुझे उम्मीद है ये घर घर इंशाल्लाह ताला हम लेके पहुंचेंगे। जो बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपने हमें बताया तमाम इस प्लान के जरिए किस तरह से लोगों को इमदाद दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं सिमल के इस पर इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से ये बता रहे हैं फ्लॉलेसली हो भी जाएगी इंशाल्लाह। उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखा जा रहा है, नो डाउट, क्योंकि IT मीडिया का दौर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में चांसेस बहुत
बहुत कम होते हैं गलती के, और ये तमाम चूंकि सिस्टम IT बेस्ड है, तो आई रियली होप कि वाकई में ये जो कह रहे हैं कि कौमी जज्बे के तहत ये काम किया जा रहा है, तो गरीब जो हैं जितने भी इस मुल्क में हैं और जिन लोगों ने अप्लाई किया है, जो डिजर्व करते हैं, उनको ये रिलीफ पैकेज जरूर मिले। इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। टाइम टेबल बना लीजिए, स्केजुअल बना लीजिए अगर आप सिंध में हैं, क्योंकि सिंध में अब SOP बना दिया गया है, और वो SOP ये है कि मुख्तलिफ कारोबार मरहलावार खुलेंगे और हर कारोबार के लिए दिन मुख्तस किए जाएंगे। तो वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन से दिन मोबाइल मार्केट खुलेगी, कौन से दिन ज्वेलर खुलेगा, कौन से दिन कौन सी शॉप और मार्केट खुलेगी। गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने दिन ना निकलेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो ओवरऑल ये जो फैसला किया गया, 13 सेक्टर्स हैं जिनमें तमाम कारोबार खुल सकते हैं। शॉपिंग मॉल्स भी हैं, तामीराती सेक्टर भी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ज्वेलर हैं, कपड़े के कारोबार वाले हैं, साथ हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ इसमें बेसिकली शामिल है। 2-2 दिन करके उन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो ये मामला एक तरफ तो पॉजिटिव भी है कारोबारी तबके के लिए, लेकिन दूसरी जानिब जहाँ पर लॉकडाउन था और कोरोना के खदशात थे कि वो मजीद बढ़ सकता है, तो फिर इसको कैसे मैनेज करेंगे। ताजर बरादरी इस पर क्या कहती है कि क्या वो SOPs को फॉलो कर लेंगे, ये इतना आसान है? इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ताजर इत्तेहाद सिंध जमील पराता साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम पराता साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, ये जो फैसला हुआ है 13 सेक्टर्स को बना दिया गया, ओपन करने के लिए शेड्यूल दे दिया गया, आपको फॉलो कर लेंगे आप हुकूमत के इस फैसले को? देखिए, अभी शेड्यूल तो कोई भी नहीं दिया गया, अभी SOPs हमसे लिखवाई गई हैं। SOPs उन्होंने लिखकर उन्होंने कहा है कि जी हम ये SOPs जो है CM साहब जाके वफाक को देंगे, वफाक इसको जो है ना ओके करेगी तो आप बाजार खोल सकेंगे। तो बात यह है कि हम तो ये चाह रहे हैं कारोबार किसी भी तरह खुल जाएं। कारोबार खुलेंगे तो लोगों के अंदर से भूख और अफराज जो फैलता जा रहा है वो कम से कम अब ख़त्म होना चाहिए। कारोबार खुल जाएं, फिर उसके बाद देखिए हम हर तरह की SOPs भुगतने के लिए तो तैयार इसलिए हैं कि हम लोगों को घर बैठे हुए 1 महीना 5 दिन गुजर चुके हैं। अब 1 महीना 5 दिन में हुकूमत ने हमारे साथ अभी तक कोई कोऑपरेट नहीं किया है, हमने कोऑपरेट किया है हुकूमत के साथ। बिल्कुल सही, आप लोगों ने कोऑपरेट किया है, और जाहिर है लॉकडाउन था, और लॉकडाउन की मुताबिक जो भी शराइत हैं आप सब ने, ताजर खासतौर पर कम्युनिटी ने उसको पूरा भी किया। अच्छा, ये जो अभी जो फार्मूला तय पाया गया है जिसमें 2-2 दिन हर कारोबार को दिए गए हैं, जमील साहब आप क्या समझते हैं कि ये इससे ताजर बरादरी को कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा? क्योंकि कहाँ हफ्ते में 7 दिन काम करना और फिर अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन की इजाज़त होगी, या आपको लगता है कि सिंध गवर्नमेंट इस पर मान जाएगी? देखिए, मान तो गए वो, उन्होंने हमें ये कहा है कि ये बात दुरुस्त है, हम इस तरह से कारोबार खुलवा सकते हैं, लेकिन हमने तो इस बात को इसलिए मद्देनजर रखा है कि मरता क्या ना करता वाली मिसाल है कि हमारे लोग भूख और अफराज का शिकार हो चुके हैं, हमारे पास घरों में राशन खत्म हो गए हैं, हमारे पास अखराजात के पैसे खत्म हो गए हैं, हमारे लेबर भूखे मर रहे हैं। जो हमारे पास जो लोग हमसे मुंसलिक हैं, हमारी एक तो हमारे मुलाजमीन हैं, उसके बाद रेड़ा गाड़ी वाले हैं, उसके बाद सुजुकियां होती हैं मार्केटों के अंदर जो माल लोड करती हैं, बहुत सारे लोग हमसे वाबस्ता हैं। लेकिन जो है हम बार बार कहने के बावजूद 15 तारीख को हमने मार्केटें खोलने का कहा था कि 15 से हम मार्केटें खोल देंगे, 2 दिन का टाइम लिया गया था। अब मजीद देखें 5 दिन गुजर चुके हैं, 5 दिन गुजरने के बावजूद अब भी आज CM साहब उसको SOPs जो बनी है वो भेजेंगे। 2 दिन गुजरने के साथ ये कहा गया था कि बेसिकली आपके साथ मीटिंग होगी, प्लान बनेगा, क्योंकि एकदम एक साथ सब कुछ नहीं खोल सकते, क्योंकि लॉकडाउन की वजह बहुत बड़ी है, कोरोना वायरस की वजह से ही ये सारा फैसला किया गया है। अब आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा है कि ये तजवीज़ दी गई है और आज मुमकिन तौर पर इस पर फैसला भी हो जाएगा, तो उसके बाद आपका लाहेअमल क्या होगा? कैसे आपने प्लान बनाया, SOPs फॉलो कैसे किया? क्योंकि ताजर जो हैं वो हर सेक्शन के डिफरेंट होते हैं, उनका सिस्टम फ़र्क होता है, वहाँ पर किस तरह से वो कारोबार करेंगे, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, हाइजीनिक सिस्टम कैसे होगा, ग्लव्स, मास्क, क्या ये सब कुछ ताजर जो है वो अफोर्ड कर लेंगे? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि हम वॉक थ्रू गेट भी लगा लेंगे, हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करवाएंगे, मास्क भी लगवाएंगे लोगों के,
और ग्लव्स का इस्तेमाल भी करेंगे और अपनी मार्केटों में अपनी मदद आपके तहत स्प्रे भी कराते रहेंगे। हाँ, क्योंकि बात यह है कि हमारी अपनी जानों का भी तो खतरा है ना। अगर कोई वायरस आ रहा है तो हमारी जान का भी तो खतरा उतना ही है जितना दूसरों की जान का खतरा है। और जो ग्राहक हमारे पास मौजूद होंगे, जो ग्राहक हमारे पास आएंगे, उनसे सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा और उनको भी मास्क और ग्लव्स दिए जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजा साहब। तो क्या ये जो पूरा फॉर्मूला है, अगर जब फाइनली ऑब्वियसली आज वज़ीर आला सिंध के हवाले ये की जाएंगी और आपने कहा कि ऑलमोस्ट हुकूमत मान चुकी है, तो क्या इससे ताजर मुतमईन हो जाएंगे? ये जो पूरी तजावीज़ तैयार की गई हैं, इससे जो छोटा तबका है या बड़े ताजर हैं वो सब के सब मुतमईन हो जाएंगे? अब आगे रमज़ान भी आ रहा है और आपको पता है रमज़ान के बाद ईद भी आती है और रमज़ान का तो एक सीज़न होता है ख़ासतौर पर कपड़ों और ज्वेलरी के हवाले से और मुख्तलिफ मार्केट्स में, तो जाहिर है ये उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने ये बात सीएम साहब से कही थी कि देखें आप जो है कम से कम 3 दिन का टाइम इस शोबे को दें, जो कपड़ा है, गारमेंट्स है, ज्वेलरी है, जूती है, इन सेक्टर को आप जो है ना कम से कम 3 दिन का टाइम दें। उसकी वजह यह है कि ये 2 दिन में हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे और क्योंकि वजह यह है कि सीज़न सर पे खड़ा है, रमज़ानुल मुबारक आ गए हैं और उसके साथ साथ जब ईद का सीज़न जो है वो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा सीज़न होता है, तो इस सीज़न के लिए हर कोई अपने बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, सब कोई ख़रीदारी के लिए ज़रूर निकलते हैं। तो हमने यही मुतालबा किया है कि कम से कम इन सेक्टर्स के लिए 3 दिन का वक्त रखा जाए। ठीक है फराजा साहब, आपने जो जिक्र किया 3 दिन का, इसके साथ आप पहले जिक्र कर रहे थे कि एसओपीज़ को फॉलो करने की आपने यकीन दहानी करवाई है कि तमाम तैयारी आप कर लेंगे, वॉक थ्रू गेट्स भी लगा देंगे, हाइजीनिक जो है सिस्टम वहाँ पर होगा। लेकिन ये होगा अगर आज फैसला हो जाए तो क्या तैयारी है, कल से ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी या इसमें भी आप 3-4 दिन लेंगे अभी? इंशाअल्लाह ताला देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने पहले से लोगों को इसके लिए कह दिया है कि आप इन तमाम तैयारी रखें, क्योंकि उसकी वजह है जब तक ये तैयारी नहीं होगी आप दुकानें नहीं खोल पाएंगे। लिहाजा हर किसी ने अपनी तैयारी करके रखी हुई है। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि देखें जिस तरह से गवर्नमेंट ये वक्त आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से अगर ये आज वहाँ जाते हैं वो वफाक के पास, वफाक अगर मना कर देता है कि जी हम ये 30 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाएंगे, तो 30 तारीख से फिर हम ये तो बात नामुमकिन होगी कि हम 30 तारीख तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हमारे लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, हमारे लोग सड़कों पे निकल आए हैं, हम अपनी बड़ी मुश्किल से अपने लोगों को रोक रहे हैं, उनका रोकना नामुमकिन हो गया है। अगर मैं यकीन करें कि अगर हम ये जो एक दो दिन करके बातें हो रही हैं ना, अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते, जो हुकूमत कर रही है उसी पे आप इन्हिसार करें, तो तमाम लोग मार्केटें खोल लेंगे, एकदम से पब्लिक बाहर आ जाएगी। नहीं, ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना जमील फराजा साहब। देखिए आपने जैसे खुद भी जिक्र किया कि आप लोगों की अपनी जिंदगियां भी एट स्टेक चली जाती हैं और डेफिनेटली हर कोई वनरेबल हो जाता है जो घर से बाहर होता है उस वायरस के लिए, तो ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम उन जिंदगियों का सुने, हम उन जिंदगियों का क्या करें जो भूख से मर रहे हैं लोग, जो खाने के लिए नहीं है अब लोगों के पास। एक छोटा ताजिर उसके पास इतना सरमाया नहीं होता घर में कि वो अपना सरमाया खर्च करता रहे और अपने अखराजात पूरे करता रहे। रोजाना डेली वेजेस पे काम करने वाले हमारे पास हजारों की तादाद में ताजिर हैं जो रोजाना अपना माल बेचते हैं, प्रॉफिट जो उठाता है घर ले आते हैं और जो उसके बाद पीछे नया माल खरीदने के लिए फिर पैसे जमा करा देते हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, उधार मांग मांग के भी शर्मिंदा हो चुके हैं। हम किसी से उधार मांगते हैं तो वो कहता है कि मेरे पास आपसे ज्यादा परेशानी है। तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें लाजमी फिलफौर को इकदाम करना पड़ेगा। ये बात इकदाम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना पड़ेगा। जमील फराजा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब सर एक तरफ जब हम करते हैं कि कोरोना के एसओपी बहुत ज्यादा जरूरी है, हर चीज का ख्याल रखना है, वहीं पर मुझे ये ताजिर कम्युनिटी की बात भी बिल्कुल ठीक लगती है कि उनके कारोबार से हजारों लोग और मुख्तलिफ कारोबार जुड़े हुए हैं। इफेक्ट है वो हर एक दूसरे के साथ चेन के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद यही करते हैं जिस तरह से आपने उनसे हमने पूछा है कि किस तरह से क्या एसओपीज को फॉलो वो कर लेंगे, कह तो वो रहे हैं कर लेंगे, और अगर ये कर लेते हैं तो फिर 2-3 दिन के लिए अगर ये कारोबार चल पड़े तो ना मैशत पर उस तरह से बोझ जाएगा, ना लॉकडाउन जो है ईज डाउन होगा और ना ही कोरोना से फैलेगा। कुछ तो जो है वो रिलीफ मिलेगा। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड आपको एक बड़ा जबरदस्त छक्का दिखाना है। जी हाँ, एक ऐसा सिक्सर हिस्ट्री का जो आज तक कोई नहीं भूल सका और उसकी आज तक गूंज जो है वो सुनाई देती है। एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाते जाते मैंने एक छक्के का जिक्र किया और वो इतना जबरदस्त छक्का था कि अगर मैं और अबूजर बता दें तो उसका मजा नहीं आएगा, वो दिखाना पड़ेगा। लेट्स हैव अ लुक। क्योंकि ज़बरदस्त मूवमेंट थी पाकिस्तान की क्रिकेट में, गोल्डन ये टाइम था, फाइनल था, 34 साल पहले खेला गया इंडिया के खिलाफ। आखिरी बॉल में सिमल 4 रन चाहिए हों और आप देख सकते हैं कि प्रेशर कितना होगा, इंडिया के साथ मैच हो रहा है। स्पेशली इंडिया के खिलाफ मार्के में हमारे प्लेयर्स जब परफॉर्म करते हैं तो वो डेफिनेटली हिस्ट्री का हिस्सा भी बनते हैं और हमेशा याद भी रहे। अच्छा, मैं एक्साइटेड हो रही थी उस वीडियो के बाद जब उन्होंने वो सिक्सर लगाया, द वे दे वर रनिंग और किस तरह एक्साइटमेंट इन द क्राउड, मतलब इट वाज मार्वेलस। और आज भी उनके उस छक्के की वजह से उनको हमेशा सलाम भी पेश किया जाता है। जावेद मियांदाद अपना करियर जो है वो पूरा का पूरा उठा कर रख दें तो पाकिस्तान के लिए बहुत से कारनामे जो हैं वो इनके हिस्से में जाते हैं और इस वक्त हमारे साथ वो लाइन पर मौजूद भी हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद मियांदाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, 34 साल हो गए। बेसिकली तो मैच 18 अप्रैल को हुआ था, लेकिन चूंकि 18 को हमारा शो नहीं होता तो हमने सोचा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको रखना जरूरी है। 34 साल बाद भी लोग इस छक्के को नहीं भूले हैं। नहीं, मैं यही कहूँगा कि मैं अपनी लाइफ की, यानी कि मैं जितना पाकिस्तान के लिए और जब से क्रिकेट खेली, मैंने दुनिया में भी ऐसी चीज नहीं देखी थी। और मैं खुद भी जब मैच हो गया है, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद समझ आती है कि नहीं वाकई क्या किया। मुझे याद है कि जब मैं खेल के आया ये तो मैंने देखा कि घर पे रश, इतने लोग, ये सारे। जब मैं होटल में गया, पहले तो मैच खेल के जब होटल चला गया आराम से, जब जीत गया खत्म हो गए, तो उसके बाद पता चला अब्दुल रहमान बुखाती साहब एकदम ठक ठक करके आ गए। मैं इतना थका हुआ था, मैं बाथरूम में टब में लेटा हुआ था। फिर वाइफ ने, क्योंकि मेरी बहुत जान पहचान थी, तो वाइफ ने बताया रहमान भाई आया। तो मुझे, मैं जब क्या हुआ नीचे देखा तो पूरी लॉबी जो थी वो पाकिस्तानी और लोगों से भरी हुई थी। वो जब देखा तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि जब लोगों ने इतनी ज्यादा इज्जत दी और उस चीज को इतना वो किया, तो उसके बाद लगा कि बाकी कुछ हो गया या मैंने कुछ कर दिया है, जैसे ना कि मैंने वो छक्का। हालांकि क्रिकेट में ये चीज होती है, जब आप जीत जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होती, एक आध दिन बात होती है, मगर फिर अल्लाह का करम ये था कि अल्लाह पाक ने इज्जत देनी थी। और वाकई फिर बाद में मैं आज भी सोचता हूँ कि ऐसी क्रिकेट ना इंसान खेल सकता है और ना हो सकती है। मुझे याद है कि पाकिस्तान में भी था, मैं जनरल साहब को मिला तो कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, वो भी रुक गई थी। आखिरी ओवर में सारी चीजें स्टॉप हो गई थी कि नोबडी बिलीव, किसी को बिलीव नहीं था कि हम यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल मियांदाद साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि उस वक्त बिलीवेबल नहीं था कि हम उस वक्त यहाँ तक पहुँचेंगे, और जैसे कि आपने जब छक्का मारा तो जो बैट आपने इस्तेमाल किया तो आपके साथी क्रिकेटर लेजेंड वसीम अकरम साहब का था। तो वसीम अकरम ने भी इसी हवाले से 34 साल बाद उसको याद करते हुए ट्वीट भी किया है। उन्होंने जिक्र किया कि वो आज भी उस दिन को याद करते हैं और वो ज़बरदस्त लम्हात है पाकिस्तान की क्रिकेट में, जब पाकिस्तान ये मैच भारत के खिलाफ बेहतरीन अंदाज में जीता और आपको उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। मियांदाद साहब, ये बताइएगा कि जब आखिरी बॉल थी, 4 रन चाहिए थे, और उस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके चेतन शर्मा जो है वो फुल टॉस कर देंगे, या फिर आप किसी भी डिलीवरी के लिए तैयार थे? मैंने प्लान ये किया था कि जिस तरीके से मैं खड़ा था, जिस तरह था, तो मुझे पता है कि देखें आदमी को सोचना चाहिए, क्रिकेट जो भी खेलते हैं ये वो, कि देखें पहले आप बॉलर को एसेस करें और फिर आप पोजीशन को, कि ऐसी पोजीशन थी तो उस वक्त एक प्लेयर क्रिकेट क्या कहती है, क्या करना चाहिए। तो लाजिम आता है कि 2 चीजें हैं कि वो 90% जो है वो यॉर्कर करेगा, और यॉर्कर एक ऐसी बॉल होती है, अगर सही यॉर्कर हो तो उसके ऊपर आप सिवाय आउट हो जाए या छक्का चौके तो लगते नहीं है, और आपके चांसेस है ना बहुत कम होते हैं। तो वो फास्ट बॉलर जो है उसकी ये एक अपनी एक क्वालिटी होती है। हमारे टाइम पे आपने देखा जब वकार, यूनुस और वसीम अकरम थे, ये यॉर्करों पे स्विंग करके कितना आउट करते थे, एलबीडब्ल्यू ये वो, क्योंकि हर आदमी सोच रहा होता है कि क्या करेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से मैं रेडी था और तैयार था कि ये करेगा तो मैंने ये करना, मैंने ये करना, तो मैंने अपनी प्लान किया हुआ था। मैं थोड़ा आगे आके खड़ा हुआ था और मुझे पता था कि यॉर्कर भी करेगा, मगर जब वो गेंद करने आएगा तो मैं पीछे की तरफ लीन करूंगा।
ताकि मैं फिर इस बॉल को जो है ना हाफ वॉली करके उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरे शॉट्स लग रहे थे और जहाँ पर छक्का गया इससे पहले मैं मार चुका हूँ ना। तो फिर मेरी ये प्लानिंग थी। तो कहते हैं ना कि हुआ ये कि मेक टू मेजर कोई चीज होती है, वो मुझे आई, फुल टॉस आई है, मुझे थोड़ा सा करना था तो वो कनेक्ट हुई। तो प्लानिंग हर चीज की होती है और आज मैंने ये प्लानिंग जो है वो डिस्क्लोज कर दी है इस तरीके से, मगर हर चीज की प्लानिंग होती है। जी जावेद मियादाद साहब, सही कहा आपने, प्लानिंग तो होती है और फिर ये इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा हो। और आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में, इवन भारत में भी इस मैच की बड़ी टेंशन होती है और ऐसे में जब कोई परफॉर्म करता है तो वो तो हमेशा याद रखा ही जाता है। लेकिन अब आकर अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता कि शायद कि क्रिकेट महरूम है उस तरह की टेंशन वाले मैच से, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस उस तरह से नहीं होते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये इंडिया वालों की तरफ से है, क्योंकि इससे पहले जब हो रहा था हम भी गए थे खेलने, हम वो लोग यहाँ आए, भले खुश हुए, आपस में कोई नहीं। देखिए ये पॉलिटिक्स की मार हुई है, ये पॉलिटिशियन है। देखिए आपने देखा कि जब बाल ठाकरे जैसा तो उसने विकेट खोती थी, ये चीजें हेटेड वहां से उन लोगों ने क्या, हिंदू मुस्लिम, हमारे यहाँ भी हिंदू रहते हैं, हर जबान के रहते हैं, आज तक कभी नहीं हुआ। मगर कुछ देखिए ये पॉलिटिशियन जो है, मैं अवाम को कहता हूँ इंडिया की भी कि अपने पॉलिटिशियन को समझो, ये पॉलिटिशियन तुम्हारी अवाम की वजह से होते हैं। अगर आज तुम इनको वोट नहीं दोगे, इनको आप लेक्चर दे सकते हो, सिखा सकते हो, अवाम के हाथ में है। अगर अवाम एक ऐसे आदमी को वोट नहीं देगा तो वो समझ जाएगा अवाम की वजह से कंट्री चलती है, कंट्री कोई मिनिस्टर की वजह से नहीं चलती। हमेशा अवाम को सही होना चाहिए। उनके अवाम वन साइडेड चली गई, खास जब से ये मोदी आया। देखिए इससे पहले भी हम खेलते थे, वाजपेयी थे, दूसरे आए, उन्होंने स्पोर्ट को कभी भी, क्योंकि स्पोर्ट तो ऐसी चीज है दो कंट्रियों को मिलाती है। जब हम खेलने गए थे तो 1 लाख आदमी कलकत्ता स्टेडियम में बैठा था। वो क्या देखने आया था? वो क्रिकेट देखने आया था। उन्होंने एंजॉय किया। उन्होंने पाकिस्तान के मैचेस, इंडिया के मैचेस, क्रिकेट में तो हार जीत होती है, हमारे यहाँ वॉर बना दी है। इंडिया जब से हारना शुरू हुई, शारजा, ये उन्होंने शारजा बंद कर दिया। और भाई शारजा बंद करने से क्या हुआ कि आपके जो बेचारे पुराने क्रिकेटर्स थे उनको पैसा मिलता था। अगर आप दुश्मनी रखोगे तो दोस्ती नहीं होगी, तो दुश्मनी तो जिंदगी भर रहेगी। तो दोस्त बनाने के लिए आप हाथ मिला लो, लड़ाई खत्म। तो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि हार जीत को बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं और फिर हिंदू मुस्लिम वाले पे ये लोग चले गए। तो यही सबसे बड़ी खराबी है। आई होप के मेरी बात अगर ये सुने तो इसको एक पॉजिटिव मैच देखिएगा के लेवल पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद मियादाद साहब, आपने हमारे साथ वो शेयर की वो लम्हात 1986 के। सिमल, एक बात बहुत ज़बरदस्त उन्होंने की है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा तैयार रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन जो भारत का रवैया उसने क्रिकेट को भी पोलिटिसाइज कर दिया है। चाहे क्रिकेट हो, चाहे सियासत हो, वो मुस्लिम हिंदू तनाज़ात हो, वो कश्मीर का मसला हो, भारत हमेशा अपना मकरू चेहरा जो है वो दिखाई ही देता है। लेकिन मजा आता था ना, मुझे याद है मैं टीवी के आगे बैठकर जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच स्पेशली होता था दुआएं मांगते होते थे। आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ होते हैं मैचेस और वो मतलब वो ऐसे लगता है सिर्फ एक ही मैच आईसीसी इवेंट का, इसके अलावा जो एक सीरीज होती थी बायलैटरल, कभी वो इधर आ रहे हैं हम उधर जा रहे हैं, ये एक रौनक होती है कि माहौल होता है क्रिकेट का, आप दोनों क्रिकेट लवर कंट्रीज थे, लेकिन इससे महरूम कर दिया गया, अफसोस की बात है। बिल्कुल, इसी के साथ हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद आप हेडलाइंस जानिएगा, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सोशल मीडिया ऑलवेज कीप्स यू बिजी, स्पेशली जब आप लॉकडाउन डेज में हो, घरों पर टाइम स्पेंड कर रहे हो और आपका ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर। सही बात है। तो ऐसे में आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स या चैलेंजेस चल रहे हैं।
जिस तरह हमने जिक्र किया था कुछ दिन पहले के कुकिंग चैलेंजेस अक्सर आते हैं, बनाना ब्रेड बन रही है, कहीं पर कोई बेकिंग हो रही है, आजकल एक कॉफी भी बड़ी कोई कॉफी का भी जिक्र हो रहा है, क्या नाम है उसका, लेकिन वो भी बड़ी एक्टिविटी लॉकडाउन के दिनों में फिर आपको पता है लोगों ने कोई ना कोई एक्टिविटी तो रखनी है। और सोशल मीडिया का ये फायदा है कि एक दूसरे को कनेक्टेड रखते हैं, बोर नहीं होते, आपको मालूम होता है कि क्या ट्रेंड्स चल रही हैं। उसी तरह लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे कोई 4 से 5 लिटरली ऐसे ट्रेंड्स आए जिसमें मुझे लगा कि यार अब मैं इस पे क्या करूं, मतलब यू नो अपलोड समथिंग वेयरिंग रेड, अपलोड समथिंग वेयरिंग पर्पल ब्लैक, वो पूरा एक ट्रेंड चला हुआ था। तो बिजी बस यही मेरा ख्याल है वजह, और तो इसके अलावा कोई वजह हो नहीं सकती है। लेकिन कुछ लोग और वजह भी बताते हैं, वो भी हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या वजह होती है, क्यों ट्रेंड शुरू किए जाते हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक ट्रेंड शुरू किया गया था, मी एट 20। वो ट्रेंड शुरू कैसे हुआ था वो भी हमने आपको दिखाना है कि ये कहा गया व्हाट डिड यू ऑल लुक लाइक एट 20। ये किसी ने किया था, आई गॉट अ 172 ऑन माई लास्ट आई डोंट आर्गू फॉर फ्री, ये उसका नाम है जी। अच्छा जी, तो इन्होंने ये ट्वीट स्टार्ट किया 13 अप्रैल को और उन्होंने कहा कि आई एम लाफिंग आउट लाउड, और उसके साथ आपको पता है आप बताइए कि आप फिर सब शुरू हो गए हमारे सेलिब्रिटीज, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। आपको पता है वीकेंड पर ये टॉप ट्रेंड था पाकिस्तान में, मी एट 20 एंड एवरीबॉडी वाज अपलोडिंग देयर पिक्चर्स। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं कि ये ट्रेंड शुरू कैसे होते हैं। कोई भी एक अगर शख्स कोई ट्रेंड शुरू करता है, कई दफ़ा वो कहा जाता है कि पेड भी होते हैं, कई दफ़ा वो कहा जाता है उसके पीछे कोई माइंड होता है, कोई वजह होती है क्यों ये शुरू किए जाते हैं। फिर कुछ इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी मुंसलिक करते हैं कि इसकी वजह ये होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है और इसलिए कि आप कब कैसे दिखते थे, कहाँ पर रहते थे, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। तो ये सारा मामला इस पर बहस करते हैं। बिल्कुल सही, ये एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी है जिसको आप फोकस करके कुछ हैरानकुन फैक्ट्स जो हैं वो भी जान सकते हैं। लेकिन जो असल में मज़ा आया इस ट्रेंड के बाद कि मुख्तलिफ लोगों की 20 साला तस्वीर, यानी कि वो 20 साल की उम्र में कैसे लगते थे, ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर आई। तो सबसे पहले हमारे पास पिक्चर है, गेस करें किसकी होगी। ये ज़बरदस्त हमारे सिंगर आर्टिस्ट अली ज़फ़र हैं। 20 साल की उम्र में जब वो थे यंग, बिल्कुल यूनिवर्सिटी डेज के उनके मेरे ख्याल में ये दिन है जब वो बड़े ज़बरदस्त पेंटर भी थे, आर्टिस्ट है ना वो बड़े आला। उन्होंने पूरा बैकग्राउंड लिखा है इस पिक्चर पर, और अभी भी पेंटर हैं, एक्टर और आर्टिस्ट तो हैं ही, लेकिन पेंटिंग जो है वो शौक से करते हैं। बहरहाल उन्होंने पीसी लॉबी का जिक्र भी किया जहां वो बैठे थे और जब वो 20 साल के थे। इसके बाद आ रही हैं आसिमा शराजी साहिबा, नामवर साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, और ये उन्होंने जिक्र किया कि जब वो ये तस्वीर थी तो उस वक्त तलबा कौंसिल की वो सदर थी, अपने जो स्टूडेंट यूनियन थी उस वक्त की, उसकी वो सदर थी। तो यंग आसिमा शराजी अभी भी वो पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं सहाफ़त में। फिर आ चुके हैं जी फ़हद मुस्तफ़ा साहब। फ़हद मुस्तफ़ा साहब देखिए कैसे लग रहे हैं, 20 साल की उम्र में इंतहाई यंग फ़हद मुस्तफ़ा, और 20 साल की उम्र में वैसे बड़ी मासूमियत होती है। आप नया नया अपना करियर शुरू करते हो और बाहर निकलते हो। तो फ़हद मुस्तफ़ा साहब ने भी इस टॉप ट्रेंड में हिस्सा लिया और उन्होंने भी अपनी तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर वायरल की। और इनके बाद लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास कौन है। सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, सीनियर पाकिस्तान के सीनियर साहब। हामिद मीर बिल्कुल यंग एज में कॉलेज यूनिवर्सिटी ज़माने में, मतलब काफ़ी मेच्योर हो गए हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी बड़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ना ट्वीट किया तो साथ मैंने कहा क्रिकेट टीम में जब वो थे गवर्नमेंट कॉलेज की, उस वक्त वो मेरे ख्याल में टीम की जो तस्वीर होती है उसमें से उन्होंने वो शेयर की है। 20 मेरे ख्याल से तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा ये तस्वीर ढूंढना भी, क्योंकि एक पूरा आपको अपनी आर्काइव में जाकर निकालना पड़ता है। बहरहाल नेक्स्ट हमारे पास हैं पाकिस्तान के स्टार रेसलर इनाम भट्ट, जिन्होंने इस ट्रेंड में हिस्सा लिया और अपनी तस्वीर अपलोड की, और ये गालिबन किसी एक टूर्नामेंट की है जो उन्होंने जीता था 20 साल की उम्र में। इनाम भट्ट वैसे भी अभी भी इतने कोई एजेड तो है नहीं है, यंग ही है, मतलब ये अभी कोई इसलिए कुछ ज्यादा डिफरेंस उनकी पिक्चर में नहीं होगा। लेकिन लड़कियों की तस्वीर आएंगी ना उन पर आती है। अब लड़कियों की बड़ी हमारे पास है जी जमाइमा गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ जमाइमा जो है इमरान खान साहब की साबिका अहलिया, और अभी उन्होंने ये शेयर की जब वो 20 साल की थी, मेरे ख्याल में इसी एज के अराउंड उनकी शादी भी हुई थी इमरान खान साहब। हाँ, ये वही तस्वीर है। और उसके बाद है जी हमारे पास सियासी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, और ये है शर्मीरा फारूकी साहिबा। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी तस्वीर अपलोड की। यंग वर्जन लग रहा है, लेकिन वही बात जो आप कह रहे थे मैं कहूँगी रिपीट कर दें ज़रा, अब अच्छा लगेगा कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वाकई अभी भी ऐसी हैं, अभी भी उनको देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस तो मेच्योरिटी का आ जाता है, लेकिन मेनली वैसे ही हैं। फिर उसके बाद कौन आ रहे हैं हमारे सामने, शोएब अख्तर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंड फास्ट बॉलर,
शुभ अख्तर, और ये इनकी कैप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, वो क्या इन्होंने है? कहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर और फैन डिमांड पर मैं भी इस ट्रेंड में हिस्सा ले रहा हूँ, तो कहीं उनको प्रेशर पड़ा होगा, मैसेजेस आए होंगे कि प्लीज़ आप भी अपलोड करें, तो फिर उन्होंने भी की अपनी 20 साल स्पीड स्टार हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस इनको कहते थे जब वो क्रिकेट खेलते थे, और बड़ी तेज़ बॉलिंग, दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर, और ये उनकी यंग एज है, और मेरे ख्याल में इस टाइम वो भरपूर प्रैक्टिस करते होंगे तेज़ बॉलिंग करने की। और इसके बाद ये कौन सी जगह आ गई है? ये है इस्लामाबाद। 0 पॉइंट। अच्छा, 20 साल पहले 20 साल कैसी पहले थी? कैसा? अरे जबरदस्त, मतलब ये जिसने भी किया है बहुत अच्छा ये भी किया बड़ा है। अच्छा इट्स ट्रेंड है। नॉट अबाउट अ पर्सन। हाँ। उसने जगह का कंपैरिजन किया कि 20 साल पहले कैसा था यही और अब 0.20 कैसा है। साल पहले, और उसके बाद अगर ये किया जाए ना फॉलो पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया के डिफरेंट लोकेशंस को 20-20 साल पहले लेके जाएं, तो वाकई बहुत ज़्यादा फर्क बहुत होगा। डिफरेंस है ऑब्वियसली। अच्छा अबू ज़र, आप कैसे लगते थे 20 साल की उम्र में? मैं मेरे ख्याल में थोड़े से हेल्दी थोड़ा सा होऊंगा, और थोड़ा सा 10-12 साल हो गए इस बात ये को। हमने दिखा दिया जी, चलो। आप 20 साल की उम्र लगते थे, और वैसे ऑनेस्टली बताएं कैसा लग रहा हूं? डिफरेंस नहीं है, पता नहीं कितने सालों का डिफरेंस है, लेकिन आप भी मतलब मासूम बच्चे ही लग रहे हैं, मतलब अभी ये मेरे भाई university की से पास शादी आउट थी, हुए हो। तब की है, और ये हम किसी मॉल में फिर रहे हैं, तब की किसी और दोस्त उस ने वक्त बड़ा picture शौक ली। होता है ना लड़कों को ऐसे हाँ। फ्रेंच और डिफरेंट तरह की दाढ़ियां चलिए, रखने मैं तो का। आपने मुझे अब दिखा दिया, अब आप बताएं। अब मेरी भी दिखाने लगे हाँ, हैं। बिल्कुल आपकी भी दिखानी, अच्छा, क्योंकि हम आप तो लोगों ने ढूंढ ली, आर्काइव से निकाल फॉलो ली। हो रहा है। ये देखिए, ये कौन सा फंक्शन है जी? लगता है कोई मेहंदी की तैयारी फ्रेंड करके निकल शादी रही थी, है। और ये हाँ, कौन से आप बाग में फिर रही हैं, पीछे खाली दरख्त और वो नहीं? मैं बड़ी मासूम थी अबू ज़र, वैसे कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, अभी थोड़ा अर्सा पहले की बात ही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हैं आप। कुछ 3-4 साल आए होंगे शायद। ये भी ज्यादा बता दिए, अच्छा। 1-1.5 साल का बात। कुछ महीनों पे आ जाएं आप, ऐसे कर लें। बट एनीवेज इट वाज अ क्यूट ट्रेंड, अच्छा और trend, मजे सबने का, इसको बड़ा एंजॉय भी interesting। किया, और मुझे लगता है कि ये मेमोरीज जब आपकी दोबारा वापस आती है ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। True। और मुझे लगता है कि ये हमें टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी को जो फॉलो करें तो थोड़ा सा फन हो जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि फॉलो आप कई दफ़ा करते करते बहुत आगे निकल जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो गेम्स आई हैं जिनको लोग बहुत हद तक ज़्यादा फॉलो करते हैं, और अब उसके बाद ये आ रहा है कि उसके कुछ नेगेटिव असरात भी आ रहे हैं। नेगेटिव असरात ये आ रहे हैं कि लोग थोड़ा एलिनेटेड फील करते हैं, लोग एंटी सोशल हो रहे हैं, थोड़ा लोगों के अंदर जो है वो तशद्दुद आ रहा है। तो इस बिल्कुल तरह सही से कह रहे ये हैं मामला आप। है। और कुछ गेम्स ऐसी हैं जो एक्चुअली वायलेंस के हवाले से जानी जाती हैं, और कुछ दुनिया में ऐसे वाकयात भी हैं जिसको रिलेट किया जाता है उन गेम्स के साथ। और ऐसी ही एक गेम जो बहुत ज़्यादा लोग, लाइक मिलियंस लोग जो हैं वो उसके साथ वाबस्ता हैं और खेलते भी हैं, दैट इज़ पबजी। पबजी एक ऐसी गेम है, वीडियो गेम है, जिसमें आपको टीम अप किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट लोगों के साथ दुनिया में, और फिर आप उस एज अ टीम उस मैप के आप ऊपर उसको खेलते अच्छा खासा हैं। follow करती हैं, इस उसको बात से खेलती अंदाजा हूँ, हो रहा है। मैं आई एम हाँ। एक्चुअली अ प्लेयर, बट ये इंसिडेंट और ये वाकया पढ़ने के बाद मुझे एक्चुअली बड़ा अफसोस हुआ। तो ये है वो पबजी जिसमें आप एज अ टीम लोगों को जाकर ढूंढते हैं और मारते हैं। तशद्दुद You have बेसिकली different आपको करना guns, होता है, different gadgets, फायरिंग करते different हैं आप। weapons, exactly। तो उसके बाद फिर होता क्या है इस गेम में? जीतता कौन है? जो सबसे ज्यादा जो बंदे मार सबसे ज्यादा, जो एंड तक सरवाइव कर जाता है। बेसिकली इट्स अ सर्वाइवल गेम, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट। और ऐसा ही हुआ कराची के इलाके लियारी बहार कॉलोनी में, जहां पर एक बच्चा इतना एडिक्टेड हो गया पबजी से, इतनी पबजी खेलना शुरू हो गया कि वो बिल्कुल अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स, अपने दोस्त, अपने घर वालों से कट कर रह गया, और मुसलसल पबजी खेलने से उसके जहन पर इतना नेगेटिव असर हुआ कि उस बच्चे ने खुदकुशी कमिट कर दी। इंतहाई अफसोसनाक सुसाइड ये कर ली, वाकया है। और वो 19 इस साल दुनिया ये नौजवान है, कराची में ये रहता था, और इसके दोस्त जो हैं वो बताते हैं, और इसकी फैमिली बताती है जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि ये नौजवान बहुत ज़्यादा पबजी खेलते थे, और इसकी वजह से हुआ क्या, ये एंटी सोशल हो गए, अपने आप को कमरे में इन्होंने कैद कर लिया, और आई डोंट नो क्या हुआ होगा, क्या इनके माइंड में क्या ऐसी बात चली है, क्या शायद गेम हार गए या क्या मामला हुआ, मुझे नहीं हमें मालूम हो सका, लेकिन ये समझ नहीं आई। गेम आप टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो या आप गेम खेल रहे हो, तो वो एक्चुअली इट गेट टू योर हेड। हमारे साथ इस वक्त माइंड साइंसेज एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मोइज, जिन्हें हम खुशामदीद कहेंगे, और उनसे जानते हैं कि ये गेम इफेक्ट, खासतौर पर ये जो पबजी या इसके साथ कॉल ऑफ ड्यूटी को भी ऐड किया जाता है, वो भी एक गेम है, क्यों जहनों पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग इन। पबजी गेम से आप बखूबी वाकिफ होंगे, माइंड साइंसेस के लिए आपको बहुत सी चीज़ों को पढ़ना भी पड़ता है, रिसर्च भी करनी पड़ती है। ये जो वाकया हुआ कराची में बहुत अफसोसनाक था। क्यों ऐसा होता है कि वीडियो गेम्स आपके जहन के ऊपर असरअंदाज ऐसे होती हैं कि आपकी पूरी सोचने की जो पावर है उसको काबू कर लेती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 चैनल पर आप सब
देखिए, जब भी ये वीडियो गेम बनती हैं, इनका कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि ये आपको इंगेज करे, यानी आपको इन्वॉल्व करे उसके अंदर जी। अब इंसान में कई दफ़ा जब ज़ात में कमी हो किसी तरह से, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इंसान या तो सोशल होता है, ना हो तो फिर इंसान ऐसी वर्चुअल दुनिया में खो जाता है जिसे वो रियल समझता है या समझता है। ये जो गेम्स हैं ये बेसिकली आपको इस तरह इंगेज करती है कि आपके लिए हकीकत है। जी प्रोफेसर मुईज़ साहब जो है आवाज़ हमें थोड़ी सी उनकी अभी प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा सीमल, आपने जिक्र किया ना गेम्स का, एक और गेम मुझे याद आ गई, वो भी थी टास्क थी ब्लू वेल, जिसमें बहुत सी खुदकुशियां लोगों ने आपको एक पॉइंट पे ले जाते थे कि खुदकुशी कर ले। तो ये हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि आखिर ये ऐसा होता क्या है कि लोग इस हद तक चले जाते हैं, एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। जरा कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि आवाज़ जो थी वो प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही थी। देखिए, इंसान की जात में जब कोई कमी होना कोई शख्स सोशल नहीं हो सकता, कोई इतना इस तरह है नहीं कि लोग उसको दोस्त बनाए, किसी की कोई स्टैंडिंग नहीं है, घर के अंदर माँ बाप की तवज्जो ना हो, या मसला मीशत का मसला हो, माशी मसला हो, तो फिर वो शख्स जो है वो एक ये नकली दुनिया जिसे हम वर्ल्ड कहते हैं तो उसमें खो जाता है। अच्छा, इसमें दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, और वो जो आपके अंदर गुस्सा है या तशद्दुद है या आपके अंदर अपनी जात का कम होने का एहसास है, वो आप इस गेम के जरिए पूरी करते हैं। ये हकीकत है कि हर इंसान के अंदर किसी न किसी लेवल की वायलेंस होती है। अब कुछ लोग अपने इखलाक से, अपने सब्र से, अपने किरदार से उस तशद्दुद को, उस वायलेंस को दबा लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा घरों में मर्दों का वायलेंस औरत पे, औरतों का वायलेंस अपने बच्चों पे, सास का वायलेंस अपनी बहू पे, या बहू की ज्यादती सास के साथ। ये इसीलिए कि इंसान के अंदर ये चीज है। तो ये जो गेम्स है बेसिकली आपको इंगेज करती है, और इंगेज करने के बाद इतना ज्यादा आपको जज्ब कर देती है कि फिर आप बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। घरों में सबसे पहली चीज जो बड़ी जरूरी है, बरसों से कह रहा हूँ, कि जहां माँ बाप देखे कि मेरे बेटे या मेरी बेटी की तवज्जो अब अपने कमरे की तरफ है, या वो तन्हाई पसंद हो चुकी है या हो चुका है, बाहर नहीं जा, वो अलार्म होता है। उस वक्त फौरन ख्याल रखे कि क्या होगा, क्या बच्चा डिप्रेशन में चला गया है, क्या बच्चा बाहर उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दोस्तों के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम हो रहा है। कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे जहनों पर असर करती है। ये जो जहन की दुनिया है ना, ये आपको पूरा कंट्रोल करती है, आपके जिस्म को भी कंट्रोल करती है। तो हमें फौरन इकदाम ये करना है, घरों के अंदर देखना है कि बच्चे जो बहुत से ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं, अच्छा इसके अलावा भी जो नॉर्मल वीडियो गेम्स है वो भी आपको हकीकी दुनिया से दूर ले जाती है, वो आपको एक मसनूई दुनिया में ले जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि मसनूई दुनिया की जरूरत रहती है हर किसी को, अब जिस पर्टिकुलर गेम बात कर रहे हैं इसमें बड़े बच्चे, यंगस्टर्स सब के सब इन्वॉल्व हैं, इवन प्रोफेशनल लोग। मतलब मैं अगर अपना जिक्र करूं तो मैं भी ये गेम खेलती हूं, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं एडिक्टेड हूं उससे। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर मैच्योरिटी एज वेल। आपको नहीं लगता कि ये आपके कहीं ना कहीं पूरी की पूरी मैच्योरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कुछ लोग एक्चुअली इसको टाइम पास के तौर पर ही खेलते हैं? देखिए, मैंने आपके स्टार्ट में ये बात कही थी जिस वक्त आवाज सही नहीं आ रही थी। जी। इसमें इशू ये होता है कि जब आपकी जात में कोई कमी हो तो आप इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर आपका अपना सेल्फ कंट्रोल मौजूद है, कॉन्फिडेंस मौजूद है, लाइफ में आप किसी मकाम तक पहुंचे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं पहुंचने के लिए, तो ठीक है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिनकी जात में कमी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छे मार्क्स ना आते हो, अच्छी जॉब ना हो, पैसों का प्रॉब्लम हो, घर में ना चाकी हो, दोस्त ना बनते हो, सोशल हो या एंटी सोशल आप हो जाएं, तो उस वक्त आप इंगेज हो जाते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जहन में रखें कि थोड़ी बहुत खेलना ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी खेलते हैं। आप चेस भी खेल सकते हैं, आप ड्राफ्ट भी खेल सकते हैं, आप पजल गेम खेल सकते हैं, मगर वो लोग नहीं खेलते जो आपके जहन को ताकतवर बनाती है, आपको इंटेलिजेंट बनाती है। आप वो गेम खेलते हैं जिसमें आप अपने जज्बात का भरपूर इजहार कर सकते हैं, अपने गुस्से को निकाल सकते हैं, तशद्दुद को निकाल सकते हैं। इस वजह से ये गेम्स
ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया है कि कुछ कमियां होती हैं आपकी पर्सनैलिटी में, फिर वही शख्स जो है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। फॉर इंस्टेंस अब एक यंग हमारा कोई कज़न है, कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, वो इस तरह की गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो क्या तरीका है उसको आहिस्ता आहिस्ता उससे बाहर लेके आने के लिए? क्योंकि ये आसान नहीं होता, आप किसी को कह दो कि आपका मोबाइल या आपकी वीडियो गेम को स्विच ऑफ कर देंगे, यंग एज है, उसको वापस कैसे लेके आएँ ये भी बताइएगा। उसको कोशिश करें कि उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारें, उसके साथ बातचीत करें। कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, उस गेम में उसको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फायदा मिलता है, क्या ये फायदा किसी और चीज में मिल सकता है? तरीका होता है इसके लिए, जाहिर है आपको थोड़ी महारत चाहिए। अगर महारत नहीं भी हो तो कम से कम घर वाले जो है वो, या कजन्स वगैरह, दोस्त वगैरह, वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो उस शख्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। देखिए, बाहर ले जाए, मॉल्स में ले जाए, रोडों पे ले जाए, मूवीज को दिखाने ले जाए, किसी तरह उसको उस घर से, उस माहौल से, उस गेम से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाले। अगर ये दौरानिया बढ़ता गया, अगर बार बार आप उसको बाहर ले, तो पैटर्न ब्रेक होता है। जब पैटर्न ब्रेक होगा तो फिर वो आपकी बात समझेगा। अभी नहीं समझेगा, अभी तो इट्स लाइक अ नशा। आपको पता ना, एडिक्शन वाला आदमी ये जानते हुए कि जो भी नशा ले रहा है वो उसके लिए नुकसान दे, मगर वो रोक नहीं सकता। तो इट्स एन एडिक्शन। बेसिकली करती क्या है, आपके ब्रेन में जब आप गेम खेलते हैं कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, उन केमिकल्स की आपको जरूरत पड़ना शुरू होती है। डोपामीन एक केमिकल होता है, वो आप जब आपको ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको लिज्जत होती है, मजा आता है, तो अब आप एडिक्शन हो जाती है, आपको मुझे डोपामीन वापस चाहिए, आप हाइपर हो जाते हैं, अपनी चिड़चिड़ापन आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाता है। बिकॉज मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, सो मुझे आइडिया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उसके असरात आपकी तबीयत में आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो इम्पैक्ट गहरा होता जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। Well, thank you so much, Dr. Saab, for being with us and for explaining all these facts. And अबूज़र, ये बात बिल्कुल ठीक, कहीं ना कहीं ये गेम्स आपके जहन के ऊपर ऐसे असरअंदाज होती हैं कि मतलब आपको नहीं समझ आती है कि आप क्या कर रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें, फैमिली आपको टाइम दे, और इसी से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अभी आपने जैसे एक बात पूछी डॉक्टर साहब से कि अगर आपने इसकी एडिक्शन से बाहर निकलना है, या अगर आपने ये लेवल चेक करना है कि आप उस गेम से, किसी भी पर्टिकुलर गेम से, अगर हम पबजी की बात करें तो मैं उसी का जिक्र कर दूंगी कि आप उसके साथ एडिक्टेड नहीं हैं, तो मैंने एक मतलब इट जस्ट केम इन माय हेड कि मुझे एक चीज ट्राई करनी चाहिए। मैं बहुत गेम खेलती हूँ, मैं अपने टाइम दिन के स्केड्यूल में से एक टाइम निकालती हूँ। हाँ, तो मैं ये साबित करने के लिए कि मुझे इससे कोई भी एडिक्शन नहीं है, मुझे पहले ढूंढनी पड़ी है। हाँ, पबजी है, इसका मतलब आप रोज नहीं खेलती हैं? मैं रोज खेलती हूँ और मेरी फ्रंट होम पे वो पड़ी हुई है, ये आइकन भी पड़ा हुआ है। सो आई एम गोना डिलीट दिस जस्ट टू शो, जरूरी है, बड़ा अच्छा स्टेप कर रही हैं। जस्ट टू शो, ये मैं एक्चुअली डिलीट कर रही हूँ और आप इसको देख सकते हैं कि जस्ट टू शो मैं पबजी डिलीट कर रही हूँ कि मेरी जो एडिक्शन है वो इसके साथ अटैच नहीं है। सो आई एम गोना डू इट फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए मैं ये देखूंगी कि मुझे एक्चुअली इसकी कमी महसूस होती है या नहीं होती है। और अगर आपको जरूरत महसूस हो तो थोड़ी देर के लिए आप रखें, लेकिन इसको सिर्फ ये काम मत करें क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं। स्टेट 2 वीक्स के लिए मैं ये नहीं खेलूंगी एंड आई एम मिसिंग इट ऑलरेडी। एनीवेज, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसे कि सिचुएशन ऐसी है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना क्राइसिस है और पूरी दुनिया इससे मैनेज करने की कोशिश कर रही है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो अपनी आवाम को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और दीगर ऐसे ममालिक के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हुकूमत ने खुद भी इमदाद करने की कोशिश की और साथ मुखिर हजरात, फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बहुत सपोर्टिव किरदार अदा कर रही हैं, जो कि वाकई काबिल तहसीन। एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग हाउ द ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और फाउंडेशन हैव कन्वर्टेड देयर कंसर्न टुवर्ड्स कोरोना एज वेल, क्योंकि लोगों को गुर्बत और भूख का परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। और ऐसे में लोगों के घरों में राशन पहुंचाना, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कमा नहीं पा रहे लोग, अपने खाने पीने के लिए खुद इंतज़ाम नहीं कर पा रहे, तो ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही एक ट्रस्ट जो पिछले 6 साल से काम कर रहा है, लेकिन कोरोना में स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिन लोगों के घरों में राशन नहीं है, जो लोग डिजर्व करते हैं, उनके घरों तक राशन बॉक्सेस पहुंचाए जा रहे हैं। रिस्क फाउंडेशन
लम्स के स्टूडेंट्स ने आज से 6 साल पहले बनाया था और इस रिस्क ट्रस्ट के तहत डिजर्विंग लोगों को अप्रोच किया जाता है एक प्रॉपर मैकेनिज्म के जरिए और फिर उन तक वो जो भी रिक्वायर्ड हेल्प होती है वो पहुंचाई जाती है। उसके को-फाउंडर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मूसा आमिर, जिन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो मूसा, कोरोना सिनेरियो, ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, मुखय्यर हज़रात की, फाउंडेशंस की, ट्रस्ट की, ऑर्गेनाइजेशंस की। आप लोग अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं इसमें? सो बेसिकली सीमल, जैसा कि आपको पता है, क्राइसिस एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे आ पहुंचा है। भूख बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर गोइंग आउट, काफ़ी डेली वेजेस भी आपको पता है जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, काफ़ी पीपल लेड ऑफ भी हैं। तो इस केस में हम कर ये हैं कि हमने अपनी तमाम तर एफर्ट्स इस राशन प्रोग्राम में डाल दिए हैं। मज़े की बात यह है कि हम पिछले 6 साल से काम ही ये कर रहे हैं। सो हम पिछले 6 साल से टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं, पिछले 6 साल से प्रोसेसेस बना रहे हैं कि किस तरह मुस्तहिक अफराद को ढूंढा जाए और किस तरह बहुत ही इज़्ज़तदार तरीके से उसके घर तक उसको राशन पहुंचाया जाए। अब इस सिलसिलेकार में हुआ कुछ ऐसा कि हमने अपनी एफर्ट्स मैस स्केल करनी। पिछले महीने के अंदर हमने 15,000 फैमिलीज़ को रीच कर लिया और ये 15,000 फैमिलीज़ हमारे पैनल पे आ चुकी हैं। तो इसको हमने 1 महीने रीच नहीं करना, अगले 3 महीने जो कि कोरोना वायरस की पहली वेव कह सकते हैं, उनमें हम उनको रीच करेंगे। अब तमाम तर फैमिलीज़ जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन का भी बताता चलूँ, लोकल जूसी लेवल से डाटा इकट्ठा होता है, ऑर्गेनाइजेशन से डाटा इकट्ठा होता है जो कि स्पेसिफिकली अफेक्ट हुई है इससे। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है, टूरिज्म इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है, लेबर इफेक्ट हुई है, मीडिया इंडस्ट्री में आपको पता है एडवर्टाइजिंग में काफ़ी सेट डिज़ाइनर्स हुआ करते थे, जो लेबर वहाँ पे होती थी, वो ओवरऑल सारी इकोनॉमी डिस्टर्ब, तो वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री से भी डाटा हमने इकट्ठे किए हैं। अब इन तमाम फैमिलीज जिनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है उनको स्पेशल QR कोड देते हैं। सो वी गिव देम अ स्पेशल कार्ड ताकि वो कार्ड का इस्तेमाल करके हमारे रिस्क के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से राशन ले सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हमारा एक क्लाउड फूड बैंकिंग मॉडल है। उसमें कोई भी मस्जिद, कोई भी यूसी का दफ्तर, कोई भी स्कूल उस एरिया का जहाँ पे वो लोग अवेलेबल हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन जाता है। रिस्क के गोदामों से उधर तक राशन पहुँच जाता है और वो वहाँ से फैमिलीज आके ले लेती हैं। कुछ स्पेशल, ऑब्वियसली कोरोना चल रहा है और कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस भी हमने लेनी है, तो हमारी कोशिश हत्तुल मकान ये होती है कि हम लोगों के घरों तक खुद राशन पहुँचाएं, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक ना आए, इकट्ठे ना हो। तो उस सिलसिलेकार में हुआ ये कि हमने काफ़ी लास्ट माइल ये लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, क्रीम है, चीते है, ऊबर है, इनकी बाइकिया है, इनकी मदद के थ्रू, सिविल भी इनकी मदद के थ्रू हम राशन उनके घर तक पहुँचाते हैं। तो ये मूसा बड़ा ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। अभी तो आप हैं भी, बड़ी यंग एज है, रिसेंटली ग्रेजुएट हुए होंगे और इस एज में तो लोग जब जिक्र करते गेम्स वगैरह, वीडियो गेम्स ही खेलते हैं, लेकिन आपको और आपकी ये सारे फ्रेंड्स को कैसे आइडिया आया, कैसे इस पर इम्प्लीमेंट किया? बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप इसको लेकर चल रहे हैं। सो अबू ज़मीर, बेसिकली ये पिछले 35 साल से हमारी जो वालदा हैं वो हमारे घर में एक दस्तरखान चलता है रोज़ के रोज़। तो अभी भी कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी चल रहा है और तकरीबन रोज़ का 1500 से 2000 लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से आके खाना खाते हैं। तो जो हमारी वालदा थी उधर से एक इंस्पिरेशन आई। लम्स में 2-3 दोस्त इकट्ठे हो गए, we wanted to do something about it, we wanted to do a lot of things। उस वक्त जो आइडिया ये था कि उस वक्त there was a lot of excess food going around। काफ़ी आपको पता है शादी ब्याह, रेस्टोरेंट्स, काफ़ी रेस्टोरेंट, हमने कहा कुछ करते हैं। तो we just started collecting food। हमने एक फेसबुक पेज बनाया, हमने कहा कि जिसको भी खाना, जिधर भी खाना बचता है, जिसके घर में भी खाना बचता है, आप हमें कॉल कर लें, हम आपसे खुद आके इकट्ठा करते हैं। अब वो एक समझने के छोटा सा अमल था, इट स्नोबॉल्ड एंड इट एस्केलेटेड, वो ओवरनाइट वायरल हो गया और हम 3 बच्चे जो अपनी गाड़ियों में खाना इकट्ठा कर रहे थे, नाउ इट्स अल्हम्दुलिल्लाह एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से लोगों ने वॉलंटियर किया, इट्स अ वॉलंटियराइजेशन। एंड बिकॉज वी वर फ्रॉम लम्स, बिकॉज वी हैड वी वर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, हमने कहा इसको किस तरह टेक्नोलॉजी के जरिए जो है ना ज़रा नए जदीद तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें, एक तो आपने कहा कि आपके पैनल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं फैमिलीज और अब जो हो रही हैं वो भी हो जाएंगी। इफ समबडी वांट्स टू कांटेक्ट यू कि उनको राशन चाहिए और वो अपना वेयर अबाउट और बैकग्राउंड भी बता सकते हैं, तो व्हाट्स द प्रोसीजर अगर उस फैमिली को राशन चाहिए? सेकेंडली, कोई लोग आपको डोनेट करना चाहते हैं ताकि आपके इस कॉज में जो एक साइंटिफिकली मैकेनिज्म डिफाइंड कॉज है उसमें अपना रोल भी प्ले कर सके, तो इन दोनों के प्रोसीजर्स क्या हैं? तो बेसिकली सीमल फॉर डोनर्स हमारी वेबसाइट है www.sharerisk.com, दैट इज़ SHARERISQ.com। आप जो भी डोनेट करना चाहता है वहाँ पे जाके डोनेट कर सकते हैं। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल पैकेजेस, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को राशन चाहिए, या आपकी नज़र में कोई लोग हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं,
तो अगेन आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट नहीं तो हमारी साथ साथ हेल्पलाइन भी है 0310 रेफर भी कर सकते और आप हैं। उनको वहाँ पे रेफर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, नंबर एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। 0310 1107497 रिस्क। ठीक है। तो इस तरह कह सकते हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले फेज़ के अंदर जो पहली वेव थी इसमें 15,000 खानदानों को ढूंढ के उनको राशन पहुंचा दिया है। इनकी फंडिंग हमने इस तरह भी कर लिया कि वी कैन सस्टेन देम फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। हमारी इंशाल्लाह अगली कॉल आउट इज़ फॉर 1 लाख फैमिलीज एंड आई वो जितने भी मुहैया हजरात मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी वॉलंटियर्स मुझे देख रहे हैं, जितनी भी यूथ देख रही है जो कि वॉलंटियर करना चाहती है, मैं उनसे चाहूँगा कि प्लीज़ वो आपको सपोर्ट करें। मूसा ये बताएं साथ कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिस्क ट्रस्ट, ये पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है डिफरेंट सिटीज़ में, क्योंकि आपने बताया था कि 8 शहरों में भी आप कवर कर रहे हैं, तो आगे इसको प्लान है बढ़ाने का? बिल्कुल ऐसे ही है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड पार्टनर्स इन डिफरेंट सिटीज़ जिसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन अपनी बढ़ा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी 8 सिटीज़ के अंदर हम मौजूद हैं। वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड आवर ऑपरेशंस ताकि हम मोस्ट अफेक्टेड एरियाज तक पहुँच सके, मोस्ट अफेक्टेड लोगों तक पहुँच सके। बिल्कुल से। अच्छा, डाटा इकट्ठा करना कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यूसी लेवल पर अब उस तरह से फंक्शनल नहीं है लोग, लेकिन आपकी टीम्स ऑब्वियसली करती होंगी। चैलेंज क्या आते हैं? देखिए सीमल, हमने जो इस इशू को अप्रोच किया कि जो है ना इस्लाम से भी एक तरीके से अप्रोच किया, उसमें बड़ा एक बहुत हजूर का एक बहुत ही मज़ेदार जो है ना बड़ी ही खूबसूरत बात थी कि आपकी हर जगह जो 40 घराने ना आपका मोहल्ला है। तो हमने कहा कि हर जगह 40 घराने मोहल्ला, तो मोहल्ले की लेवल अगर एक मोहल्ला ही सस्टेनेबल हो जाए, अगर एक मोहल्ला ही खुद कफील हो जाए, तो बेसिकली बात वो बनती है कम्युनिटी बात। हर कम्युनिटी अपना ख्याल करे। तो हमने कोशिश ये की कि एक कम्युनिटी लेवल पे जाया जाए। अब कम्युनिटी लेवल पे यूसी दफ्तर से बड़ा डाटा आ जाता है ना। अगर आप देखें तो लोकल किराना स्टोर के पास भी डाटा पड़ा होता है। वो बता देता है कि यार कौन से खानदान मेरे पास आते हैं जो कि दिन में सिर्फ आधा किलो आटा लेके जाते हैं, अब वो उधार पे लेके जाते हैं। अब इस तरह के जब आप कम्युनिटी लेवल पे जाते हैं ना, बात ये है कि हम पिछले 5 साल से कर रही है, तो पिछले 5 साल से हम उस स्लम्स के अंदर रहे हुए हैं, we lived it through, we started through, तो फिर वहाँ से हमें जो है ना छोटी छोटी बातें जो कि कम्युनिटी लेवल पे जो हमारा सोशल फैब्रिक हुआ करता था, बड़े मजेदार, बड़ा डेडिकेशन जो आपकी ऑथेंटिसिटी को प्रूफ भी करती है और आपकी ट्रांसपेरेंसी को भी दिखाती है। एंड आई रियली होप कि आप ये काम कंटिन्यू रखें और मुस्तहिकीन तक आप वो जो उनका हक है, वो जो डिजर्व करते हैं, वो उन तक पहुंचाते रहें। गुड लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक ब्रेक है हमें जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और दुनिया भर में जहां पर कोरोना सिनेरियो के हवाले से सिस्टम्स चेंज हो रही हैं, चीज़ें तब्दील की जा रही हैं, वहीं पर अगर हम लॉ डिपार्टमेंट, अदालती निज़ाम की बात करें तो वहां पर भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ऐसे में वक्त की अहम ज़रूरत है स्मार्ट लॉ। स्मार्ट लॉ से मेरी मुराद ई टेक्नोलॉजी और IT का इस्तेमाल है कि अगर हम अपने केसेस के समात में इन तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। और ऐसा ही सोचा कुछ लॉयर्स ने, जिन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया और फिर अदालत के साथ मिलकर उन तमाम प्रोजेक्ट और सिस्टम के ऊपर जो है वो काम भी किया है। ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और इसके पीछे आइडिया क्या था, कैसे इस पर इम्प्लीमेंटेशन की गई, क्योंकि प्रेजेंटेशन दी गई थी और अब इस पर फैसले हो जाएंगे, जल्द इस पर कानून बनेगा, और ये कैसे प्रोसीजर जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैयद शहबाज बुखारी साहब, जिन्होंने इस तमाम मामले के हवाले से काफ़ी रिसर्च भी की है। चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट फॉर लीगल रिसर्च एंड एडवोकेसी के। बुखारी साहब, पहले तो वेलकम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है, आया कैसे आइडिया आपको, फिर किस तरह से इसको फॉलो किया, प्रेजेंटेशन कैसे दी, क्या प्लान्स हैं, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी कैसे? अच्छा सर, इसमें हमारा क्योंकि इदारा आपने बताया इंस्टीट्यूट फॉर लीगल रिसर्च एंड एडवोकेसी, हम रिफॉर्म्स के ऊपर काम करते रहते हैं, वो बार काउंसिल में प्रोग्राम्स करवाने हों, कॉन्फ्रेंसेज हो, तो हम रिफॉर्म्स के हवाले से अब इस पे हमने, क्योंकि लॉकडाउन की जो सिचुएशन आई और उसमें ये हमारा जस्टिस सिस्टम जो था वो पूरा हॉल्ट पे चला गया, तो किसी भी मुआशरे के लिए बड़ा ख़तरनाक साइन है कि अगर उसके इंसाफ फराहम करने वाले इदारे जो हैं वो हॉल्ट पे चले जाएँ। और इसी के साथ मुंसलिक एक लॉयर कम्युनिटी है हमारी, और इनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, 1 लाख से ऊपर सिर्फ पंजाब में
लॉयर्स की तादाद है, उनके साथ एक एसोसिएटेड स्टाफ होता है, तो बहुत से लोगों का रोज़गार भी इसी प्रोफेशन के साथ मुंसलिक था। तो हमने बेहतर ये फील किया कि क्यों नहीं पूरी दुनिया में जब टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लिया जाता है और टेक्नोलॉजी के ज़रिए चीज़ों को देखा जाता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता। तो इसी हवाले से हमने अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी और हमने इस हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का अरेंज करवाया और बिल आखिर हमारी आवाज़ जो है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंची और उन्होंने बहुत अच्छा जस्टिस कासिम खान साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि फ़िलहाल फौरी तौर पे उन्होंने ईमेल के थ्रू जो है वो पिटीशंस को एंटरटेन करना शुरू कर दिया ताकि जो एक जुडिशियल सिस्टम था वो हॉल्ट का शिकार ना हो। और इवन उन्होंने ये आज से शुरू हुआ है, ये आज पहला दिन है और उस पे ये काम शुरू हो गया और 18 तारीख को इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी है। यानी कि अब लॉयर्स को ऑल ओवर द पंजाब ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट से पिटीशन फाइल कर सकते हैं अपनी अपनी मुतल्लिका कोर्ट्स में और उसी के ऊपर उनके रिटन आर्गुमेंट्स वो कंसीडर कर लिए जाएंगे। इसमें एक छोटी सी बात जो ऐड करता चलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सिर्फ प्रिंसिपल सीट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट और उसके साथ जो बेंचेस हैं मुल्तान बेंच, बहावलपुर बेंच और पिंडी बेंच हाई कोर्ट के लिए सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट के हद तक उन्होंने ये अभी इंट्रोड्यूस करवाया है और ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको नहीं शुरू किया और वो हाई कोर्ट में ये दायर हो सकेंगे, रिटन आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे। इसके साथ में एक ऐड करता चलूँ छोटी सी बात कि हमारी एक कोशिश थी जिसपे हम काम भी कर रहे हैं और इस पे इनिशिएटिव भी लिया गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो आईटी के एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं जस्टिस अली बाकर नजफी साहब, उन्होंने इस हवाले से वीडियो लिंक के थ्रू आर्ग्यूमेंट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी जो वीडियो लिंक के थ्रू आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके लिए भी एक पूरा मैकेनिज्म दिया जाए और उसके तहत वीडियो लिंक के थ्रू हर कोई अब अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस में वीडियो लिंक के रूम्स डेवलप कर दिए जाएंगे, वहां से वो अपने कनेक्टिविटी होगी और इससे एक और जो बड़ा इशू था बार एसोसिएशंस का, लाइक डिविजनल हेड्स जितनी भी बार एसोसिएशंस थी वो उनकी मुतालबा था कि वहाँ पे बेंचेस दिए जाएं ऑनरेबल हाई कोर्ट के, तो उससे उनका ये मुतालबा भी काफ़ी हद तक रिड्रेस हो जाएगा कि उन्हीं के ज़िलों के अंदर ऑफिस कायम कर दिए जाएंगे जहाँ से उधर के ज़िले के वकील साहिबान वहाँ से ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट भी कर सकेंगे, आर्ग्यू कर सकेंगे अपने कोर्ट्स, क्योंकि कनेक्टिविटी जरूरी है और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए उम्मीद हम ये करेंगे कि इसका फायदा उठाते हुए हम केसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो भी हो और जल्द हमारे पास फैसले भी सामने नजर आए, स्मार्ट लॉ के लिए स्मार्ट सिस्टम भी बन जाए। वेल, थैंक यू सो मच जी आपकी तशरीफ आवरी के लिए एंड गुड लक कि ये सिस्टम एक्चुअली राइज हो जाए और आप लोग इससे फायदा भी उठा सकें और डेफिनेटली लोगों को भी इससे फायदा होगा। इसी के साथ मूविंग फॉरवर्ड हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं कराची से जिनका हमने आपको सबसे पहले बताया था, सूबाई वजीर तवानाई हैं सिंध इम्तियाज शेख साहब जिस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं और असल में ज़ेरे बहस टॉपिक है टाइगर फोर्स, जिस पर सूबाई जो वजीर हैं उन्होंने कहा कि ये एक सियासी फोर्स है और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस पर हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज शेख साहब ही। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आखिर टाइगर फोर्स के हवाले से? ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए थी, वॉलंटियर फोर्स थी, क्या सिंध में काम नहीं कर पाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कल मैंने जो बात की थी मैं आज भी वही बात कर रहा हूँ कि हमारा असूली मौक़िफ़ था। सिंध हुकूमत ये चाहती है और वज़ीर आला सिंध ने ये बार बार कहा है कि हम मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म साहब को कहा कि आप फैसले करें, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं और लीड आप लोग लें, क्योंकि इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो आपने देखा है कि सिंध लीड कर रहा है और हेल्थ हो रिलीफ हो या दूसरी चीज़ें हो, लेकिन हम मिलकर काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब साथ मिलकर करें। और जो कोरोना फोर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, मतलब अभी तक ऑफिशियली कोई इस तरह की चीज़ आई नहीं, वो आए तो उसका भी एक प्रॉपर फोरम है, वो वज़ीर आला साहब से डिस्कस करें, उसके बाद जो फैसला होगा करने को तैयार है। हमने तो जो कमिटीज़ बनाई हैं उसमें भी मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, उसमें यूनियन कमेटीज़, यूनियन काउंसिल के सरबराहान हैं, वो सब पार्टी के नहीं हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग मुंतखब नुमाइंदे हैं वो।
और काउंसलर्स हैं और प्लस दूसरे लोग हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ये फोर्सेस या मतलब इस तरह का जो कारकुन है या जो लोग हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम जारी है हमारा सिंध में। आपने कोई लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया, अगर आपने कहा कि वज़ीर आला के लेवल से जब ये अप्रूव हो जाता है तो आप इसको भी वेलकम करेंगे, यानी कि आप टाइगर फोर्स को अपनाने के लिए तैयार हैं, आप उसको सियासी फोर्स नहीं कह रहे। देखिए जी, हम ये जो काम कर रहे हैं रिलीफ का, ये अवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं और इस वक्त तक जो है टोटली गैर सियासी अंदाज में कर रहे हैं। हमारे अपनी पार्टी के हज़ारों कारकुन मौजूद हैं, हमारी पार्टी के सपोर्टर्स मौजूद हैं, हम यहाँ अक्सरियत में हैं, लेकिन हमने उनको भी शामिल नहीं किया और किसी भी पार्टी के वर्कर्स को शामिल नहीं किया। तो हमने ये कहा था कि गैर सियासी है, लेकिन अगर इसका फोरम है और वो फोरम वज़ीर आला है, हुकूमत सिंध है, और उस फोरम पे अगर ये डिस्कस करके कोई फैसला होगा तो हम वैसे भी चाहते हैं कि तमाम सब लोग इसके ऊपर फॉलो करेंगे, तो फिर आपने इसके ऊपर ऐसी वबा है, कोरोना ऐसी चाह रहे हैं। शेख साहब, यहाँ पर एक आपने जिक्र किया कि अगर ये सबके लिए, ये तो ऑलरेडी अनाउंस था और इसमें कोई सियासी फैसला या सियासी इसके पीछे माइंडसेट नहीं है। पीपल्स फोर्स का भी अनाउंस किया गया सूबाई हुकूमत की जानिब से कि जी हम पीपल्स फोर्स लेकर आने जा रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए होगी क्या? देखें जी, मुझे पीपल्स फोर्स का भी पता नहीं है। हमारे अपनी तंजीम है इधर, पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है माशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से ग्रास रूट लेवल पर हम मौजूद हैं और कोई भी पार्टी उस लेवल तक मौजूद नहीं है जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन हमने उनको भी शामिल नहीं किया। मैंने अपना एक उसूली मौक़िफ़ दिया था जिस पे मैं अभी भी कहता हूँ, अगर कोई फैसला करेगी तो सिंध हुकूमत करेगी। तो वज़ीर आज़म साहब हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो अगर चाहते हैं कि इस तरह के कोई कारकुन वर्कर्स या इस तरह की फोर्स कोई आए तो उसका प्रॉपर फोरम है, टास्क फोर्स बनी हुई है, उस पर तकरीबन डेली नहीं तो हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा उस पर बातचीत होती है। जिस तरह हेल्थ के मामलात हैं, जिस तरह और मामलात हैं, उस पर पूरा यकजहती के साथ एक पेज पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है। हम चाहते हैं कि ये भी अगर मामला है इस तरह का तो वो भी उस फोरम पर लाया जाए। पॉलिटिकल फैसला पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी तो मतलब हुकूमतें उसको फॉलो करेंगी, इंतजामिया उसको फॉलो करेगी, उसका एक तरीका कार है। जिस फोरम का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा था गुज़िश्ता दिनों की कुछ एक्टिविटीज में कि उस फोरम का इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि वफाक और सिंध में क्लियरली रिफ्ट तो नजर आई है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। कुछ बयान जब सिंध की तरफ से आए तो उसके जवाब में वफाक सामने आ गई, फिर कुछ वफाक की तरफ से आया तो कुछ सिंध के बयान आ गए। तो सियासत तो कहीं ना कहीं चल रही है, मैं आपका जिक्र नहीं करूंगी, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ वफाकी वज़रा, कुछ सूबाई वज़रा जिनका ताल्लुक सिंध से है, कुछ तो रिफ्ट चल रही है ना। देखिए जी, ये सियासत चलती रहेगी, लेकिन आपने देखा हमारे पार्टी के चेयरमैन ने भी कहा कि जी सियासत नहीं करनी, हम साथ मिलकर चलने को तैयार। वज़ीर आला सिंध भी बार बार कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि हम साथ मिलकर चलने को तैयार, और अभी तो बिल्कुल एक पेज पर हैं। आप जो भी फैसले देखें वफाक कर रहा है, वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ दिनों पहले ये हुआ तो वफाकी वज़रा साहब यहाँ मैदान में आए, उन्होंने आके इस तरह की बातें की कि उनको जवाब देना पड़ गया। अदरवाइज हम अभी भी कहते हैं, हमें वज़ीर आला की तरफ से अभी भी हिदायत है कि किसी बात का जवाब न दें और आप अपना काम जारी रखें। शेख साहब, ये बात आपने ठीक कर दी कि वज़ीर आला अगर कोई भी फैसला है तो वज़ीर आला के पास नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब ने कहा कि हम काम करने की इजाज़त देंगे टाइगर फोर्स को, लेकिन शाम हुई और आपकी जानिब से बयान आ गया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या मामला हुआ? देखें जी, हम तो अभी मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मीडिया के दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो इस चीज़ को उस तरह अंदाज में ले जाएं, सबको एक पेज पे काम करने की दें, मोहलत दें। सब हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली मुख्तलिफ पार्टियां हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर वज़ीर आला इजाज़त दे देते हैं और ये तमाम चीज़ें तय हो जाती हैं तो क्या टाइगर फोर्स सिंध में काम कर सकेगी? कोरोना पे हम सब एक हैं। टाइगर फोर्स ने, किसी भी फोर्स ने, किसी भी और किसी इदारे ने इसमें काम करना है तो बेशक करे, लेकिन उसका एक फोरम है, उस फोरम से उसका इस्तेमाल किया जाए। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही बयान कि अब शायद बहुत आसान और नरम अल्फाज में तरदीद भी कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया तो टाइगर फोर्स भी काम करेगी। अगर ये वॉलंटियर फोर्स है तो इसको फॉलो करना चाहिए सभी को, और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ डिवीजन है तो उसको आप दूर करें, सब मिलकर। एक चीज अच्छी थी, वो सियासत नहीं करना चाह रहे थे, और ये एटीट्यूड हमें हर तरफ चाहिए। एनीवेज जी, टाइम हमारा खत्म हो गया और अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।